हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में हम कर्नाटक स्टेट के इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कर्नाटक स्टेट का गठन कैसे हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि कर्नाटक स्टेट की गठन तिथि क्या है, स्टेट फॉर्मेशन डेट क्या है। 1 नवंबर 1956 ये कर्नाटक स्टेट की गठन तिथि है। इस दिन ये राज्य स्थापित हुआ था। तो कैसे कर्नाटक राज्य बना, तो इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक स्टेट का गठन हुआ था। लेकिन कैसे बना यह राज्य? तो आज़ादी से पहले हमारे देश में कोई भी स्टेट प्रणाली नहीं थी। उस समय का ढांचा बिल्कुल अलग था। उस समय कोई भी स्टेट सिस्टम नहीं था। उस समय का ढांचा डिफरेंट था और भारत एक एकीकृत देश भी नहीं था। तो उस समय कैसा था? उस समय ब्रिटिश प्रांत एंड प्रेसिडेंसीज थे और राजाओं की रियासतें थी। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस वक्त का ढांचा डिफरेंट था। उस वक्त ब्रिटिश प्रांत एंड प्रेसिडेंसीज थे और राजाओं की रियासतें थी। तो ब्रिटिश प्रांत में कुछ क्षेत्र आते हैं, कुछ हिस्से आते हैं, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब, बिहार, असम, ये कुछ क्षेत्र आते हैं जिसमें पूरी तरीके से नियंत्रण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। यानी अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से क्या चलता था? शासन चलता था। पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का नियंत्रण चलता था। और कुछ रियासतें थी, राजाओं की रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद रियासत, मैसूर रियासत, ये रियासतें तो हैदराबाद रियासतें, मैसूर रियासतें, ये कुछ रियासतें आती थी जो किसकी रियासतें थी? राजा महाराजाओं की रियासतें थी, हैदराबाद रियासतें और मैसूर रियासतें। लेकिन उस पे भी शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही चलता था। उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ? देश को एक संघीय ढांचों में संगठित करना था। जो ब्रिटिश प्रांत और प्रेसिडेंसी थी, वो उसे भारत के संघ से मिलाना था। आज़ाद हो गया हमारा भारत देश, तो आज़ादी के बाद देश को क्या एक संघीय ढांचों में संगठित करना था। और जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज, यानी जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कुछ प्रांत जैसे बिहार, असम, पंजाब, ये क्षेत्र जो आते थे, उसे भारत में मिलाना था। और जो रियासतें थी, जो राजा महाराजों की जो रियासतें थी, उसे भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों में शामिल करना था। तो ज़्यादातर रियासतें हमारे भारत देश से आके मिल गई थी। उसी में से दो रियासतें, हैदराबाद रियासत और मैसूर रियासत, ये हमारे भारत देश से मिल गई थी। तो कर्नाटक राज्य जो है वो मैसूर रियासत, कर्नाटक राज्य जो बना वो मैसूर राज्य का कुछ हिस्सा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखते हैं, तो मैसूर रियासत भारत में मिल गई। फिर क्या हुआ? मैसूर राज्य में कन्नड़ भाषी क्षेत्र जोड़े गए। मैसूर रियासत हमारे भारत से मिल गई, भारत देश से मिल गई। फिर क्या हुआ? मैसूर राज्य में कन्नड़ भाषी क्षेत्र भी जोड़े गए। तो कौन से हिस्से जोड़े गए? जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसका कुछ हिस्सा जोड़ा गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, उसका कुछ हिस्सा जोड़ा गया। हैदराबाद की रियासतें, इनमें से कुछ क्षेत्र जो है वो मैसूर रियासत से जोड़े गए और कर्नाटक स्टेट का गठन किया गया। तो कर्नाटक स्टेट जो है वो कौन से भाषा पे आधारित राज्य है? वो कन्नड़ भाषा पे आधारित राज्य है। सबसे पहला जो राज्य है 1953 में पहला भाषा पर आधारित राज्य बन गया था, वो था आंध्र प्रदेश।
उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो 1956 को हमारे भारत सरकार ने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत राज्यों का गठन किया, लेकिन किस पर आधारित, भाषाओं पर आधारित राज्य बनाने का फैसला किया। तो आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था जो तेलुगु भाषा पे आधारित था। उसके बाद कर्नाटक राज्य बनाया गया जो कन्नड़ भाषा पे आधारित था। फिर महाराष्ट्र राज्य जो मराठी भाषा पे आधारित। तो ऐसे राज्य बनाए गए जो भाषा पे आधारित राज्य है। तो जो कर्नाटक राज्य बना वो कैसे बना, जो राजा महाराजों की जो रियासत थी, मैसूर रियासत, उसमें का वो रियासत हमारे भारत में मिल गई और उसी रियासत में और कुछ क्षेत्र जोड़े गए, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा, मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा और हैदराबाद प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा शामिल किया गया और मैसूर राज्य का गठन किया गया। कब, 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य अस्तित्व में लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1973 को मैसूर राज्य ये नाम बदलकर कर्नाटक राज्य किया गया। उसका कारण क्या था कि कारण ये था कि मैसूर राज्य में केवल मैसूर क्षेत्र के लोग नहीं थे, बल्कि कन्नड़ भाषी क्षेत्र भी शामिल थे, है ना। सारे के सारे जो कन्नड़ भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो सारे मैसूर रियासत से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग अलग क्षेत्र से भी बिलोंग करते थे। इसीलिए सिर्फ मैसूरी नाम क्यों हो, उसकी वजह से मैसूर ये नाम चेंज कर दिया गया और कर्नाटक रखा गया 1973 को। तो ऐसे कर्नाटक स्टेट की स्थापना हुई थी, जो मैसूर रियासत के कुछ हिस्सा मैसूर रियासत का, कुछ हिस्सा बॉम्बे, कुछ हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी, कुछ हिस्सा हैदराबाद रियासत, इन सभी क्षेत्रों में से जो कन्नड़ भाषाओं पे आधारित लोग थे, उन सभी लोगों का एक राज्य बनाया गया। वो राज्य आज पहचाना जाता है कर्नाटक स्टेट के नाम से। तो आई होप इतना आपको समझ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल। कर्नाटक स्टेट की कैपिटल है बेंगलुरु। सबसे बड़ा शहर भी वही है, बेंगलुरु। नेक्स्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। निकनेम क्या कहा जाता है कर्नाटक स्टेट को, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक स्टेट ऐसा राज्य है जिसमें भारत के जितने भी राज्य आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ जो है वो कर्नाटक स्टेट में स्थित है। उसी की वजह से कर्नाटक स्टेट को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में कर्नाटक स्टेट टॉप के राज्यों में से एक है। नेक्स्ट, गवर्नर। करंट राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत जी, ये करंट राज्यपाल है कर्नाटक स्टेट के, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर। करंट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, ये करंट मुख्यमंत्री है कर्नाटक स्टेट के, ये रहे। नेक्स्ट, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु में उच्च न्यायालय स्थित है। और भाषा कौन सी बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कन्नड़ भाषा पर आधारित ही कर्नाटक राज्य है। कन्नड़ भाषा पर आधारित कर्नाटक राज्य बना था। उसके बाद स्टेट डांस, यक्षगान, ये स्टेट डांस है, राज्य का नृत्य है। स्टेट एनिमल, राज्य का पशु, इंडियन एलिफेंट ये राज्य का पशु है। इंडियन एलिफेंट ये हमारे भारत देश का हेरिटेज एनिमल भी है। नेक्स्ट, राज्य का पक्षी, इंडियन रोलर, नीलकंठ, ये रही तस्वीर, आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद राज्य का वृक्ष कौन सा है, राज्य का वृक्ष है सैंडलवुड यानी चंदन का पेड़। चंदन का पेड़
लकड़ियाँ आपको पता होंगी चंदन की। ये रहा पेड़ भी देख सकते हो आप, और उसकी लकड़ियाँ कुछ इस तरीके से लाल कलर की भी आती है और सफ़ेद कलर में भी आती है। तो देखिए, देखते हैं चंदन। और चंदन का प्रोडक्शन जो है कर्नाटक स्टेट में काफ़ी अच्छा होता है। चंदन के मुख्य उपयोग पूजा पाठ के लिए, औषधि के लिए, सौंदर्य के लिए, साथ में ही इत्र और खुशबू के लिए भी किया जाता है। और जैसे आयुर्वेद में कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे किसी शरीर में कुछ सूजन वगैरह आ जाती है तो चंदन की लकड़ियों का जो पाउडर होता है उसका लेप बना के लगाया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से औषधि में भी यूज़ होता है। और चंदन का जो मूल्य है वो करीब करीब 16,500 से 25,000 के प्रति किलोग्राम तक होता है। और ये डिमांड बढ़ती, मतलब प्राइस का मूल्य उसका बढ़ता भी, और मतलब एज़ पर डिमांड वो बढ़ते जाता है। और ये सफ़ेद और लाल कलर में भी पाई जाती है। तो देखिए, सिर्फ प्रति किलो करीब करीब 25,000 तक पहुंच जाता है, यानी कितनी अच्छी आवक होती है चंदन की लकड़ियों से। नेक्स्ट, फूल कौन सा है? राज्य का पुष्प है लोटस कमल। नेक्स्ट, नेबरिंग स्टेट, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? मैप में देख लीजिए। आपको नीचे कर्नाटक स्टेट, थोड़ी इमेज ठीक से नहीं आई है, ठीक है। कर्नाटक स्टेट आप नीचे देख सकते हो। तो आप देखिए, सीमावर्ती राज्य देख सकते हो, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सीमावर्ती राज्य है। साथ ही साथ अरब सागर भी देख सकते हो आप, ये भी कनेक्ट होता है। ये राज्य नहीं है, ये सागर है। तो ये भी आप देख सकते हैं, अरब सागर, जिसकी तटरेखा कर्नाटक राज्य से करीब करीब 320 किलोमीटर इतनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं? मैसूर दशहरा मनाया जाता है। उसके बाद उगादी मनाया जाता है, और करगा, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कैसे मनाए जाते हैं? तो जो मैसूर दशहरा मनाया जाता है वो एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो मैसूर पैलेस में मनाया जाता है, जिसे मैसूर पैलेस को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ हाथी की जुलूस निकाली जाती है, कार्यक्रम होते हैं, मेले रहते हैं, प्रदर्शनी होती है। और यह त्यौहार नवरात्रि के शुरू में स्टार्ट होता है और विजयादशमी के पर समाप्त होता है। और काफ़ी दुनिया भर से पर्यटक ये त्यौहार देखने के लिए आते हैं। उसके बाद करगा त्यौहार कैसे मनाया जाता है? ये त्यौहार कर्नाटक का एक प्राचीन और धार्मिक उत्सव है जो देवी शक्ति, विशेष रूप द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। आमतौर ये मार्च अप्रैल के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है और इसे बेंगलोर के धर्मराय स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। काफ़ी आकर्षक त्यौहार होता है। इसका आकर्षण एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसे करगा कहते हैं, जिसे बिना छुए, मतलब बिना हाथ लगाए, उसे सिर पर लेना होता है, सिर पर धारण करना होता है। इस तरीके से मनाया जाता है और काफ़ी नृत्य होती है, धूमधाम से ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद उगादी त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार जो है वो नए साल के पर्व पे मनाया जाता है। ये भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। उगादी, नए साल में घरों में साफ़ सफाई रखी जाती है, नए नए पोशाक पहने जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है। इस तरीके से मनाया जाता है ये त्यौहार, और एक नए उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि नए साल में नई तरीके से, नए सोच के साथ जो भी पुरानी चीज़ें होती है उसे भूल के एक नई उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत करना, ये उगादी त्यौहार का उद्देश्य होता है, ऐसा वहाँ माना जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डैम्स कौन से हैं? तो कृष्णराज सागर और तुंगभद्रा, ये इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। राज्य का खेल कौन सा है? राज्य का खेल है कबड्डी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कबड्डी, ये खेल और किस किस राज्य का स्टेट खेल है, ये आप मुझे बताएंगे। कबड्डी
ये खेल किस किस राज्य का स्टेट स्पोर्ट है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? मुल्लेनगिरी ये हाईएस्ट पॉइंट है। और कितना मीटर आता है? 1930 इतना मीटर हाईएस्ट आता है। और फेमस वाटरफॉल जोग वाटरफॉल ये फेमस है। उसके बाद जनसंख्या कितनी है? 61.1 मिलियन इतनी जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग। टोटल एरिया को कितना है? तो 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। तो 6 लार्जेस्ट बाय एरिया। कर्नाटक स्टेट एरिया में 6वें नंबर पे आता है। कर्नाटक स्टेट एरिया में 6वें नंबर पे लार्जेस्ट स्टेट आता है। पहले नंबर पे आता है एरिया में सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान स्टेट, ठीक है। और कर्नाटक स्टेट आता है 6 नंबर पे। और पॉपुलेशन में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? उत्तर प्रदेश आता है पहले नंबर पे। किस चीज़ में? जनसंख्या में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोस्टल लाइन कर्नाटक स्टेट से अरब सागर के किनारे हैं कर्नाटक स्टेट। तो कोस्टल लाइन कितनी लंबी है? 320 किलोमीटर इतनी तटीय रेखा है कर्नाटक स्टेट की। किससे? अरब सागर से। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट्स और देख लेते हैं। कॉफ़ी का उत्पादक काफ़ी अच्छा होता है कर्नाटक स्टेट में। उसके बाद रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटी कंपनी की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। उसी के वजह से भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत के आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। उसके बाद कच्चे रेशम और शहतूत रेशम का भी सबसे बड़ा उत्पादन है। सोने का प्रमुख उत्पादक है। सोने का भी उत्पादक कर्नाटक स्टेट में काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च स्टेट स्पेसिफिक सैटेलाइट फॉर एग्रीकल्चर। पहला ऐसा राज्य जो कृषि के लिए यानी खेती के लिए क्या किया है? विशेष उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक राज्य। हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोटेक कंपनी की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य है। लार्जेस्ट सैंडलवुड प्रोड्यूसर, चंदन के पेड़ काफ़ी पाए जाते हैं। चंदन का उत्पादक सबसे ज़्यादा कर्नाटक स्टेट से होता है। और पहला ऐसा स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई गवर्नेंस, भारत में ई गवर्नेंस लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक स्टेट है। तो ये रही दोस्तों आज की कर्नाटक स्टेट के इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात, इससे पहले भी मैंने बाकी स्टेट की स्टैटिक जीके की वीडियो डाल दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी होंगी तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।